पिछले क्लास में ना हमने अपने क्वेश्चन नंबर 9 तक क्या किया था, डिस्कस किया था। सो आज हम लोग इस क्लास में ना क्वेश्चन 9 से आगे के जितने भी हमारे क्वेश्चन है उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले ना हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। तो आज का जो हमारा क्लास है इसमें पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला जा रहा है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हमें कुछ कथन दिए गए, उन कथनों पर हमें क्या करने हैं ना, विचार करने हैं। जैसे देखो, सबसे पहला कथन आपका बोला गया है, प्रस्तावना द्वारा कल्पना की गई स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं बल्कि क्या हमारी सीमित है। ये पहला पॉइंट इसके अंदर आपका आ रहा है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं दूसरे कथन की। इसमें देखो बोला गया है आपका कि बंधुत्व राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देता है। तो ये दो कथन आपको दिए गए, इन दोनों कथनों में हमें बताने हैं कि कौन सा कथन हमारा सही होगा। क्या हमारा कथन एक सही होगा, या फिर हमारा कथन दो सही होगा, या फिर हमारे दोनों ही कथन सही होंगे, या फिर इन दोनों में ही कथन हमारा क्या है तो गलत है। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जब आंसर की इसकी। देखो, सबसे पहला बोला गया आपका व्याख्या की हम लोग जब बात करते हैं। देखो, व्याख्या में बोला गया है आपका कि संवैधानिक मूल्य भारत के संपूर्ण संविधान में क्या होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। लेकिन जब प्रस्तावना की आपसे ना बात कही जाए, तो प्रस्तावना हमारी जो है वो मौलिक मूल्यों और दर्शन का क्या है, हमारा प्रतीक है, जिस पर संविधान हमारी क्या है ना, आधारित है। ठीक है, अब देखो आगे इसी में एक पॉइंट आपका और क्या समझाया जा रहा है हमें। देखो, आगे इसमें बोला गया आपका जैसे प्रस्तावना के ना, देखो अब देखो इसमें हम लोग जब बात करते हैं ना प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में जो कुछ ना व्यक्त हमारे मूल्य संविधान के उद्देश्य के रूप में क्या होते हैं, व्यक्त होते हैं। जैसे अगर हम लोग देखो, जैसे पहले बात करेंगे हम लोग ना संप्रभुता जो हमारे हैं, समाजवाद हमारे हैं, या इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं पंथ निरपेक्षता के बारे में, या फिर हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र लोकतंत्र के बारे में। जैसे देखो, संप्रभुता हमारा क्या हो जाएगा, तो भारतीय राज्य का गणतांत्रिक चरित्र है ना, न्याय हो जाएगा आपका, है ना। पंच स्वतंत्रता की हम लोग बात करते हैं, आपके लोकतंत्र में समानता की आपसे ना बात की जाती है। इसके अलावा बंधुत्व, मानव गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, इन चीजों की व्याख्या करते हैं। वही जब हम ना बात करते हैं स्वतंत्रता की, देखो स्वतंत्रता का मतलब क्या है, तो स्वतंत्रता का हमारा अर्थ होता है कि जो व्यक्ति है तो व्यक्ति की गतिविधियों पर क्या करना, प्रतिबंधों का अभाव होना। और इसके साथ ही हम लोग बात करते हैं कि जो व्यक्तिगत व्यक्तिगत व्यक्तित्व के जब विकास के लिए अवसर क्या करना, प्रदान करना। जैसा कि अगर हम लोग बात करेंगे ना स्वतंत्रता के बारे में, कि जैसे कि देखो हमारी ना प्रस्तावना में बताया गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक जो हमारी प्रणाली है के सफल कामकाज के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। लेकिन जब आप बात करते हो ना स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता का आज से करने का लाइसेंस नहीं है। अगर देखो किसी को पसंद है और होना भी चाहिए आपका, जैसे अगर हम लोग सिंपली देखो थोड़ा इसको और इजी करके समझें। जैसे देखो बोला गया आपका ना कि संविधान में कुछ उल्लेखित हमारी सीमाएं दी गई हैं। जैसे कि ना अगर आप बात करते हो ना स्वतंत्रता की, ठीक है, थोड़ा सा इसको ना आप समझोगे, जैसे स्वतंत्रता की आप बात कर रहे हो, तो आप ना कल को बोलोगे ना मैं किसी को मार रहा हूँ, मारूंगा तो मेरी क्या है, स्वतंत्रता है ना, मुझे फ्रीडम दी गई है, लिबर्टी मुझे दी गई है। तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, जो दूसरों की स्वतंत्रता है उसका आप क्या कर रहे हो, हनन कर रहे हो। तो यहाँ पर एक सिंपल क्या बोला गया, जो स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं संविधान के अंदर में, उसका हम लोग आनंद ले सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ सीमित है ना, उसकी कुछ सीमाएं हैं। उस सीमाओं का आपका उस सीमाओं को आपका बताया गया है। तो उस सीमा के अंदर ही आप क्या करते हो, पूरी तरीके से अपने स्वतंत्रता को आनंद कर सकते हो। यानी कि जब आप बात करोगे प्रस्तावना की या फिर अपने मौलिक अधिकारों की, तो चाहे आपकी प्रस्तावना हो या फिर आपका मौलिक अधिकार हो, इन्हीं के द्वारा इस बात की कल्पना की गई है कि स्वतंत्रता हमारा क्या होगा, निरपेक्ष नहीं होगा। देखो, स्वतंत्रता आपको दी जाएगी लेकिन वो स्वतंत्रता कैसी होगी, निरपेक्ष नहीं होगी। बल्कि जो हमारी स्वतंत्रता है वो कैसी होनी चाहिए या कैसी होगी आपकी, तो स्वतंत्रता की हमारी जो प्रकृति बताई गई है वो सीमित बताई गई है। वहीं जब हम ना बात करते हैं अपने बंधुत्व की, तो बंधुत्व में क्या देखने को मिलता है, तो बंधुत्व का अर्थ हमारा होता है
भाईचारे की भावना है, जिसको हम लोग फ्रैटर्निटी बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर में, या ब्रदरहुड बोलते हैं हम लोग। अब देखो प्रस्तावना हमारी घोषणा करती है कि जब हम ना बात करते हैं अपने बंधुत्व की, कि बंधुत्व हमारे प्रस्तावना के अंदर ना दो बातों को क्या करती है, आश्वासन करती है। पहला क्या होता है हमारा, तो पहला इसके अंदर बोला गया आपका व्यक्ति की गरिमा के बारे में, और दूसरा बोला गया है आपका तो हमारी जो राष्ट्र है, तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के बारे में जोड़ा गया है। अब यहीं से एक शब्द आपका निकल कर आएगा अखंडता का, तो आपको अच्छे से अब तक याद भी हो चुका होगा ये चीजें, कि अखंडता जो हमारी शब्द है, इसको हमने अपने प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया है, इसको जोड़ा है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ना जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर। देखो 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना, ध्यान से समझेंगे। कथन क्या बोला आपका, सही नहीं है, यानी कि जो गलत कथन होगा उसका आपको क्या करना है, आंसर बताने हैं। देखो पहले कथन की हम लोग बात करें, इसमें बोला गया आपका ये भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश क्या करता है, घोषित करता है। इसके अलावा बोला गया आपका यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। और तीसरा इसमें अंदर हमारा है कि इसके प्रावधान न्यायालयों में वाद योग्य है। और अंतिम बोला गया आपका यह संविधान का एक हिस्सा है और इसे कई बार संशोधित किया जा सकता है। तो प्रस्तावना के संदर्भ में हमारे कुछ कथन दिए गए, जो कथन क्या होगा आपका ना गलत होगा, वो कथन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो देखो सही आंसर की हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे देखो प्रस्तावना की जब ना बात करी जाए, देखो जब बात करें हम लोग प्रस्तावना के अंदर में, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे इस चीज को कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आपका जोड़ा गया। प्रस्तावना भारत को क्या बनाती है आपकी, एक तो संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे ना, संविधान में हमारे जो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक हैं, जो कि हमें क्या करते हैं, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं ना, धर्म की स्वतंत्रता से क्या है वो संबंधित है। तो हमारे संविधान के अंदर में जो हमारे अनुच्छेद हैं 25 से लेकर के 28 वो अनुच्छेद हमें बताते हैं धर्म की स्वतंत्रता के बारे में, जो कि हमारा एक तरह का मौलिक अधिकार भी आपका है ना, धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। जब बात करेंगे ना भारतीय संविधान की, तो धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक अवधारणा का मूर्त रूप देता है। यानी कि जब हमारी जो भारतीय संविधान है, तो जब हम अपनी भारतीय संविधान की बात करें, तो वहां पर धर्मनिरपेक्षता की हमें कैसी पहलू देखने या कैसी अवधारणा हमें देखने को मिलती है, तो हमारी भारतीय संविधान के अंदर में जो मौलिक अधिकार हमारे हैं, जिसके अंदर धर्मनिरपेक्षता की आपकी बात की गई है, हमें इसके सकारात्मक अवधारणा क्या होते हैं, मिलते हैं। जिसका देखो सिंपल एक अर्थ क्या होता है, देखो जिसके ना अगर हम सिंपल मतलब की हम लोग बात करें, तो इसका सिंपल एक मतलब हमारा निकल कर आता है कि हमारे देश में ना सभी धर्मों को, चाहे उनकी शक्तियां कितनी भी ज्यादा हो या उनकी संख्याएं कितनी भी ज्यादा हो, सभी धर्मों को राज्य से क्या रखा गया है, समान दर्जा आपका और समान समर्थन क्या आपका प्राप्त है। यानी कि भारत के अंदर हमारे जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों को आपका एक बराबर एक समान समझा जाता है। तो पहला कथन तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आपका नहीं आएगा। इसके अलावा हम लोग आगे देखो कुछ पॉइंट पर हम लोग बात करें, जिसमें देखो हम लोग बात करते हैं आपके ना केशवानंद भारती मामला। अब हम लोग इसको काफी बार अब तक पढ़ चुके हैं अपने क्लासेस के अंदर में। तो आपको देखो एक बात ना अच्छे से याद हो चुका होगा कि केशवानंद भारती मामला आपका आता है वर्ष 1973 में। और केशवानंद भारती मामले में ही क्या करती है हमारी, तो सर्वोच्च न्यायालय इस बात की स्वीकार करती है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसमें आप संशोधन आपका किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रस्तावना में निम्नलिखित चीजों को आपका उल्लेख किया गया हमारे केशवानंद भारती वाद में, जिसमें देखो बोला गया कि यह न तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत हमारी प्रस्तावना है और ना ही विधायिका की शक्तियों पर यह क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है।
तो विकल्प 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन जब हम ना बात करते हैं अपने कथन 3 की, जो हमने पढ़ा था, जिसमें बोला गया था आपका, देखो ये हमारे का गैर न्यायोचित है, मतलब इसके प्रावधान न्यायालय में आपके लागू नहीं होते हैं। तो कथन 3 यहाँ पर हमारा क्या है, गलत है। और ये जो कथन 3 आपका गलत है, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो इसमें बोला गया आपका अंतिम, सर्वोच्च न्यायालय में यह भी माना कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसे अनुच्छेद 368 के माध्यम से संवैधानिक संशोधन द्वारा कितनी बार भी संशोधित किया जा सकता है। और इसको जब संशोधन करने की हम लोग बात करते हैं, तो आपके अनुच्छेद 368 के तहत आप ना जितनी बार चाहो उतनी बार प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हो। क्योंकि जब प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है, तो हम लोग उसमें संशोधन आपके कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक मौलिक अधिकार ये भी बताता है कि संविधान में संशोधन भी आपका किया जा सकता है। तो आप जितनी बार चाहो प्रस्तावना में उतनी बार संशोधन कर सकते हो। और अगर प्रस्तावना में संशोधन की हम लोग बात करें, तो अब तक हमने कुल एक बार क्या किया, आपने प्रस्तावना में संशोधन किया है। और वो हमने कब किया था आपका, तो वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्या रखनी, याद रखनी है। यानी कि देखो इसमें हम लोग करेक्ट अपने ना आंसर की हम लोग बात करेंगे, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि इसके प्रावधान न्यायालय में आपके वाद योग्य हैं, ये गलत हो जाएगा। यानी कि प्रस्तावना में जो आपके प्रावधान दिए गए हैं वो न्यायालय में क्या हमारे हैं, तो गैर वाद योग्य हैं। चलो आगे हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहलू जो भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। यानी कि भारतीय संविधान का जो हमारा क्या है ना, कि एक अभिन्न अंग है, मतलब बोला यहाँ पर गया है आपका कि हम लोग यहाँ पर ना कुछ पहलुओं के बारे में बात करेंगे जो कि आपके निम्नलिखित हैं। उन पहलुओं, अब वो जो जितने भी आपके ना पहलू हैं, वो सभी पहलू हमारे क्या है, भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। लेकिन उसको कहीं भी हमारे प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं किया गया है। सबसे पहले देखो इसके अंदर बोला गया आपका, राज्य एवं धर्म के मध्य संबंध की प्रकृति। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं राज्य की आर्थिक नीतियों का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत। तीसरी हम लोग बात करेंगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों के भाग लेने के विशिष्ट अधिकार। और अंतिम हमारा बोला गया है वंशागुणत राजतंत्र का अभाव। तो इनमें से प्रस्तावना के अंदर कौन से ऐसे हमारे पहलू हैं जिसको उल्लिखित आपका नहीं किया गया है, तो उन्हीं चीजों को हमें क्या करना है, आंसर बताने हैं। यानी कि देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो जो बोला गया आपका कि देखो कथन एक आपका क्या है, सही हो जाएगा। यानी कि प्रस्तावना हमारी, जब भारतीय संविधान की बात करें, तो भारतीय संविधान की जब हम अपने प्रस्तावना की बात करते हैं, तो ये भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य क्या करती है, घोषित करती है, जिसमें राज्य के मामलों से धर्म को आपका अलग रखने पर जोर दिया गया है। तो पहला तो कथन क्या हो जाएगा आपका, तो पहला जो हमारा कथन है वो यहाँ पर क्या है ना, तो पहला जो हमारा कथन है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखो हम लोग बात करते हैं इसमें अगले कथन की तरफ। देखो आगे देखो यहाँ पर पॉइंट आएगा आपका, जिसमें देखो आगे बोला गया आपका कि यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करे। यह राज्य एवं धर्म के मध्य संबंधों को क्या करता है, स्वरूप को दर्शाता है। ये पहला पॉइंट आपका हो जाएगा। आगे देखो जब बात करेंगे ना दूसरे कथन की, जिसके अंदर बोला गया आपका कि प्रस्तावना में भारत को समाजवादी बताया गया है, जो असमानता को कम करने एवं कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आर्थिक नीतियों के प्रति क्या आपका प्रतिबद्धता को इंगित करता है। और जब इस सिद्धांत की हम लोग बात करें, तो यह सिद्धांत राज्य की आर्थिक दिशा का मार्गदर्शन करता है। यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने एवं नागरिकों के मध्य संपत्ति एवं अवसर में असमानताओं को दूर करने के लिए भी क्या है, आपका प्रतिबद्धता को आपका दर्शाता है। तो कथन दूसरा भी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखो जब दूसरे कथन की हम लोग ना बात करेंगे, तो जैसे देखो हमने बात की आपके ना समाजवादी राज्य की, तो यहाँ पर देखो हमें ना इस बात को समझना है कि जब ना हम लोग बात करते हैं अपने समाजवादी राज्य की,
तो समाजवादी राज्य का जो हमारा लक्ष्य होता है वो अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा सहित मूलभूत आवश्यकता प्रदान करना है। और यह विचार सुनिश्चित करता है कि सभी को उनकी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आवश्यक सेवाओं और सहायताएं उनको मिल सके न, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, उन सभी को जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी समाज द्वारा क्या की जाए, पूर्ति की जाए। तो कथन दूसरा भी हमारा यहाँ पर क्या है, सही है। अब देखो जब बात करेंगे ना तीसरे कथन में, देखो तीसरा कथन में बोला गया आपका, देखो हालांकि जब हम लोग बात करते हैं ना भारत की, तो भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है हमारा प्रस्तावना, लेकिन इसमें नागरिकों के विशिष्ट अधिकार जैसे मतदान के लिए अधिकार या निर्वाचन में भाग लेने की पात्रता का विवरण नहीं किया गया है। यानी कि जैसे यहाँ पर ना आप बात अगर करो सिंपल, ठीक है ना, जब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ देखें तो जैसे यहाँ पर देखो इस बात को उल्लिखित आपका नहीं किया गया, इसमें अंदर बोला गया देखो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों के भाग लेने के विशिष्ट अधिकार, ये जो आपकी बताई गई है इसका जिक्र प्रस्तावना में कहीं भी आपका नहीं किया गया है। यानी कि जो करेक्ट हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो इसमें और चीजें क्या हमारी बताई गई है, देखो इसमें और बोला गया आपका कि यह अधिकार संविधान के अन्य भागों में शामिल है। मतलब ये जो अधिकार हमें दिए गए हैं इसका जिक्र हमें प्रस्तावना में देखने को नहीं मिलता। इन अधिकारों को आपके संविधान के अन्य भागों में शामिल किया गया है, जिनमें हमारा मौलिक अधिकार एवं निर्वाचन से हमारा संबंधित प्रावधान इसके अंदर शामिल किया गया है। और अंतिम जब हम लोग बात करते हैं अपने कथन की, जो कि हमारा चौथा कथन है, इसमें देखो बोला गया आपका कि प्रस्तावना भारत को क्या बनाता है, एक गणतंत्र के रूप में मान्यता देकर जो वंशागुणित राजतंत्र है इसको कहीं ना कहीं क्या करता है, पूरी तरीके से अस्वीकार करता है। जिसका सिंपल सा अर्थ हमें देखने को मिलता है कि राज्य का मुखिया हमारा क्या होगा, निर्वाचित होगा। यानी कि जब ना यहाँ पर हम लोग बात करते हैं राज्य के मुखिया की, ठीक है ना, जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अपने राज्य के मुखिया की, या फिर जब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, तो राज्य का मुखिया हम लोग बोल ले, या फिर हम लोग इसको क्या नाम दे, तो राष्ट्राध्यक्ष नाम दे। ये हमारे कैसे होते हैं, तो ये हमारे निर्वाचित होते हैं। यानी कि हम लोग चुनते हैं, इनको चुना जाता है आपका, तो इलेक्शन द्वारा, चुनाव द्वारा इनको चुना जाता है। और ये हमारे कौन होते हैं, तो ये हमारे राष्ट्रपति होते हैं, हमारे राज्य के मुखिया या फिर हमारे राष्ट्राध्यक्ष। और हमारे देश में राष्ट्रपति का क्या होता है, आपका चुनाव होता है। हालांकि जब ना हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, तो हम ये भी याद रखना है कि राष्ट्रपति का हमारे यहाँ पर जो चुनाव होता है वो कैसा होता है आपका, तो वो आपका अप्रत्यक्ष होता है, आपका राष्ट्रपति का हमारे यहाँ पर चुनाव। चलो आगे हम लोग बात करते हैं इसमें। चलो आगे देखो हम लोग यहाँ पर आगे चीजों को समझते हैं। देखो इसके अंदर आगे बोला गया आपका, ठीक है। अब देखो जब ना भारत की हम लोग बात करते हैं कि अगर जब भारत की बात की जाए आपसे, तो भारतीय गणतंत्र में राष्ट्रपति हमारे क्या होते हैं, राज्य के प्रमुख होते हैं, तथा उसे या तो प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा या अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से चुना जाता है। यानी कि देखो एक निर्वाचन मंडल आपके होते हैं, उस निर्वाचन मंडल की जब हम लोग बात करें ना, तो उस निर्वाचन मंडल के अंदर में अगर जब हमने राष्ट्रपति की बात करें चुनाव की, तो उनके लिए एक निर्वाचन मंडल आपका होता है, इलेक्टोरल कॉलेज हम लोग बोलते हैं, निर्वाचन मंडल। इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल होते हैं आपके, इसमें देखो ये सदस्य आपके शामिल होते हैं, वो आपके विधानसभा के, जितने भी हमारे राज्य हैं तो उन सभी राज्यों में विधानसभा के, याद रखेंगे कहाँ के, तो विधानसभा के जो निर्वाचित होते हैं, कैसे सदस्य, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की बात करेंगे। किनके बारे में, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे, जितने भी अलग अलग देश के हैं। यहाँ पर देखो क्या होता है ना कि विधान परिषद के सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट मत नहीं देते हैं, क्योंकि विधान परिषद हमारे देश के हर राज्य में देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा हम लोग बात करें लोकसभा एवं राज्यसभा की, तो लोकसभा एवं राज्यसभा के भी जो निर्वाचित हमारे क्या सदस्य होते हैं, वो भी क्या करते हैं, मत देते हैं अपना राष्ट्रपति के चुनाव में। और इन सभी को मिलाकर कहीं क्या बनता है हमारा, तो इन सभी को मिलाकर कहीं आपका निर्वाचन मंडल बनता है, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, अपना मत देते हैं।
चलो आगे हम लोग बात करते हैं। देखो नेक्स्ट आपका बोला गया है इसके अंदर, देखो गणतंत्र का शब्द का मतलब क्या होता है। देखो गणतंत्र का शब्द का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि इस पद पर क्या होगा, आपका कोई राजा या रानी वंशागुनत दावा नहीं कर सकता। यानी कि गणतंत्र कहने का सिंपल मतलब है कि गणतंत्र में जो पद आपका होता है उस पर कोई राजा या रानी का क्या होता है, हमारा वंशागुनत दावा नहीं हो सकता। चलो आगे हम लोग बात करेंगे अगला अपना। देखो आगे बोला गया हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में स्पष्ट प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो निर्वाचित राज्य प्रमुख की क्या करेगा, भूमिका को दर्शाएगा। चलो आगे हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया आपका, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंबित करता है। यानी कि देखो जब आप बात करोगे विधि और स्वाधीनता के बीच उपयुक्त संबंध के बारे में, इनमें से कौन सा आपका कथन है जो कि आपका प्रतिबिंबित करता है इसको। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कथन के, जिसमें बोला गया आपका, यह विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं है। आगे दूसरा बोला गया आपका, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। तीसरा बोला गया आपका, यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। और अंतिम बोला गया आपका, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो स्वाधीनता के लिए खतरा है। ये चार कुल कथन आपके दिए गए, इनमें से जो सबसे हमारा उपयुक्त कथन होगा जो कि आपके विधि और स्वाधीनता के बीच में संबंध को बताएगा, वो हमें क्या करने हैं, बताने हैं। देखो व्याख्या की जब ना बात करेंगे, देखो बोला गया आपका नकारात्मक स्वाधीनता का विचार। यानी कि जब ना मूल रूप से आप बात करते हो तो स्वाधीनता का हमारा अर्थ क्या समझा जाता है। तो स्वाधीनता का देखो अर्थ आपका समझा जाता था कि व्यक्ति सभी प्रतिबंधों से क्या आपका मुक्त है। तो देखो जैसे अगर हम लोग मूल रूप से अगर हम लोग बात करें तो मूल रूप से ना हमारा ये इतना ही मानना था कि स्वाधीनता का अर्थ सिंपल बस इतना माना जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर सभी तरह के वो प्रतिबंधों से क्या हो, आपका मुक्त हो। लेकिन जब बात करेंगे हम लोग ना अपनी 19वीं सदी की, तो जब 19वीं सदी की शुरुआत में क्या होता है, अंग्रेजी जो राजनीतिक दार्शनिक थे हमारे, जिनका नाम जॉन स्टुअर्ट मिल था, इन्होंने क्या किया, तो प्रतिबंध को एक बुराई के रूप में क्या किया, आपका परिभाषित किया। यानी कि जब प्रतिबंध की इन्होंने बात की तो प्रतिबंध इन्होंने बताया कि प्रतिबंध कहीं ना कहीं एक तरह से क्या है, आपका बुराई है। उन्होंने उसको उस रूप में क्या किया, परिभाषित किया। और विशेष रूप से क्या इन्होंने बताया कि मिल सरकार और समाज द्वारा आरोपित सीमाओं को लेकर क्या थे, वो चिंतित थे। यानी कि सरकार और समाज द्वारा जो आरोपित सीमाएं हैं उनको लेकर ये काफी ज्यादा क्या थे, हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल चिंतित थे। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट यहाँ पर आपको समझना है। अब इसी में देखो जब ना हम लोग बात करते हैं सकारात्मक स्वाधीनता की अवधारणा के बारे में, देखो सकारात्मक स्वाधीनता की अवधारणा में आपका बोला गया है, चूंकि लोग ऐसे समाजों में रहते हैं जहां उनके बीच सह अस्तित्व होता है, इसीलिए यह न तो संभव होगा और न ही स्वीकार की समाज में कोई प्रतिबंध न हो। देखो जैसा सिंपल यहाँ पर बोला गया है कि जैसे जितने भी हमारे लोग हैं सभी लोग समाज में क्या रहते हैं, सभी के बीच सह अस्तित्व, यानी कि सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़े बहुत क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं आपके। तो ये बिल्कुल भी आपका पॉसिबल नहीं होगा कि कोई समाज में प्रतिबंध न हो। और यह बहुत ही स्पष्ट से कहा गया है आपका कि आप वहां से अपना हाथ घुमाने के लिए स्वतंत्र नहीं है जहां से मेरी नाक क्या होती है, शुरू होती है। और हर किसी को कहीं ना कहीं क्या करना है, आपका स्वाधीनता का आनंद लेने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन उचित सीमाओं के साथ में। तो जैसे सिंपली अगर आप बात करोगे ना, जैसे यहाँ पर कुछ हम लोग बात करें आपसे ना फंडामेंटल राइट्स की, देखो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो लेकिन जब मौलिक अधिकार की बात करोगे, जब स्वतंत्रता की बात करते हो, अपने समानता की बात करते हो, तो समानता के आधार पर अपने लिए किसी के साथ असमानता नहीं कर सकते, क्योंकि जो समान अधिकार, मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं वो देश के हर एक नागरिक को दिए गए हैं। तो आप अपनी स्वतंत्रता स्वाधीनता को क्या करो, आनंद लो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी आपके कुछ सीमाएं लगाई गई हैं, कुछ उचित सीमाएं हैं। तो उन सीमाओं में रह करके ही आपको क्या करना है, अपनी स्वाधीनता का आनंद लेना है। अब देखो अनेक लोगों की जब हम लोग बात करें ना, तो अनेक लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आपके कानून
तो कुछ लोगों की स्वतंत्रता को क्या करता है, सीमित करता है। अब मिल के बाद आए एक उदारवादियों ने क्या बताया आपका, तो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। तो यहाँ पर आप देखो सिंपल यही बात आप बताओगे कि हमने यहाँ पर जो अब तक एक्सप्लेनेशन देखा है अपना, इससे सिंपली आप इस बात को एज्यूम कर सकते हो, अंदाजा आप लगा सकते, या अनुमान आप लगा सकते हो कि अगर कोई कानून नहीं होगा तो कोई आपका स्वाधीनता भी नहीं होगा। जैसे मान लो कि आपको ना बोलने का अधिकार दिया गया है, ये हमारी क्या है ना, स्वतंत्रता है। लेकिन जो हमारे ना बोलने का अधिकार दिया गया, जो हमारी बोलने की स्वतंत्रता है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को ना कुछ भी बोल दोगे, क्योंकि फिर वो अधिकार अगले सामने वाले को भी दिया गया है आपका। तो देखो अधिकार आपको दिए जाते हैं, तो उसके पीछे ना कहीं कुछ कानून आपके बनाए गए हैं, ताकि जो आपकी स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है, उसको एक सीमित मात्रा में आपका रखा जाए। और अगर कोई कानून नहीं होगा तो वहां पर आपका स्वाधीनता भी नहीं होगा, है ना। जैसे आप किसी दूसरे को बोलना शुरू करोगे तो अगले भी आपको क्या करेंगे, बोलना शुरू कर देंगे। यानी कि यहाँ से आप सिंपल एक बात हम लोग क्या समझेंगे, तो विकल्प ए जो हमारा है ना, वो विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि अगर कोई विधि नहीं होगा, अगर कोई हमारा कानून नहीं होगा, तो वहां पर हमें क्या होगी, स्वाधीनता भी देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि विधि बिना स्वाधीनता नहीं होगी आपकी। चलो आगे हम लोग आते हैं। देखो इसी में देखो कुछ ना और आपका पॉइंट दिया गया है, जिसमें देखो एक पॉइंट में बोला जा रहा है आपका क्या, देखो जैसे आप ना बात करते हो स्वतंत्रता की, जैसे देखो तीन आपके शब्द, जैसे हम ना बात करेंगे स्वतंत्रता की, समानता की और बंधुत्व की, तो हमने पहले भी पढ़ा है, जो तीन हमारे शब्द हैं, इसको हमने कहाँ से लिया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया, जो कि फ्रांसीसी क्रांति से आपके लिए गए हैं। और जो फ्रांसीसी आपकी क्रांति हुई थी वो 1789 में हुई थी। और एक डेट याद रख लेना आपका, तो 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था आपका, यानी कि 14 जुलाई 1789 को हमारा क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। अब इसमें देखो पॉइंट आपका है कि व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध का हमें अभाव देखने को मिलता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान करना आपका शामिल इसके अंदर में है। आगे इसी में बात करेंगे हम लोग, तो प्रस्तावना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी क्या करता है, हमारी ये सुरक्षा करती है। स्वतंत्रता का देखो मतलब यह नहीं है कि जो पसंद है उसे करने की अनुमति है। कोई भी व्यक्ति संविधान में उल्लिखित सीमाओं के दायरे में रहकर स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। और लास्ट आपका इसमें पॉइंट एक बताया गया आपका कि स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार में, है ना, प्रस्तावना प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों में सुनिश्चित की गई स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, बल्कि ये कैसी आपकी है, सीमित है। तो स्वतंत्रता ये इम्पोर्टेंट आपका है कि जो स्वतंत्रता हमें कहीं ना कहीं प्रस्तावना में बताई गई, दी गई है, और जिस स्वतंत्रता का उल्लेख हमारे मौलिक अधिकारों में किया गया है, वो स्वतंत्रता हमारी कैसी है, निरपेक्ष नहीं है। वो स्वतंत्रता हमारी कैसी है, तो स्वतंत्रता हमारी निरपेक्ष न होकर के कैसी है, तो स्वतंत्रता हमारी पूरी तरीके से सीमित है। इस बात को हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है। चलो आगे हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन 14 में बोला गया हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ है कि राज्य प्रमुख एक निर्वाचित अधिकारी होता है, जो कि कौन है। अभी हमने जस्ट इसको डिस्कस किया, बड़े आसानी से इसका क्या कर पाओगे, आंसर दे पाओगे। तो हमने देखा अपने प्रस्तावना में कि प्रस्तावना के अंदर हमारे गणराज्य शब्द का उल्लेख है, और इस गणराज्य का अर्थ होता है हमारा कि जो हमारे राज्य का प्रमुख होगा वो एक निर्वाचित क्या होता है, आपका अधिकारी होता है। और जब उस निर्वाचित हम ना अधिकारी की बात करते हैं तो वो कौन हमारा है, क्या हमारे वो प्रधानमंत्री है, क्या हमारे वो राष्ट्रमंडल के हिस्से के रूप में एक सम्राट होंगे, क्या वो हमारे राष्ट्रपति होंगे, या फिर वो हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो देखो यहाँ पर हमने अच्छे से पढ़ा है कि जो हमारे राज्य प्रमुख होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो इसी को आपका क्या किया गया, तो अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है आपका, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो व्याख्या में बोला गया आपका, देखो गणतंत्र शब्द का अर्थ एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से है जहां राज्य प्रमुख कोई राजा नहीं होता,
या उसे जनता या जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। मतलब सिंपल यहाँ पर बोला है कि गणतंत्र का मतलब हमारा क्या है, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से होता है कि जहां पर हमारे राज्य का प्रमुख क्या होता है, कोई राजा नहीं होगा। हमारे राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो जनता या जनता के प्रतिनिधियों द्वारा क्या होता है आपका, वो चुना जाता है। तो अगर हम अपने देश की बात करें भारत की, तो हमारे भारत का जो प्रमुख हमारे भारत राज्य का है, वो जनता के प्रतिनिधि द्वारा क्या होते हैं, चुने जाते हैं। राजतंत्रों के विपरीत जहाँ राज्य का प्रमुख पारिवारिक वंश के माध्यम से पद प्राप्त करता है, गणतंत्र इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि राज्य प्रमुख का चयन लोकतांत्रिक तरीके से क्या होगा, हमारा किया जाएगा। अब देखो, जब भारतीय संविधान में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे ना, अलग अलग अनुच्छेदों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन्हीं में से एक अनुच्छेद में हम लोग बात करें जिसमें देखो बोला गया आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा, आपका राष्ट्रपति होगा। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा क्या है, अनुच्छेद है, जो कि हमारा अनुच्छेद 52 है। तो अनुच्छेद 52 हमारा जो है भारतीय संविधान का, इसमें इस बात को कहा गया है आपका कि भारत का क्या होगा, हमारा एक राष्ट्रपति होगा जो निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष की क्या करेगा, भूमिका को दर्शाता है। और राष्ट्रपति का जब हम चुनाव की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का चुनाव आपका संसद के दोनों सदनों, चाहे आप बात करोगे राज्यसभा की या फिर आप बात करोगे ना लोकसभा की, इसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें आपके भाग लेते हैं। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, अब देखो तीन हमारे ना ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर आपको विधानसभा देखने को मिलती है। तो अलग अलग हमारे जो राज्य हैं या फिर हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर आपको विधानसभा देखने को मिलते हैं, तो उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी क्या करते हैं, आपके मिल करके हमें क्या करेंगे, निर्वाचन मंडल द्वारा क्या करते हैं, आपके मिल करके निर्वाचन मंडल आपके बनाते हैं। और यह प्रक्रिया क्या करती है, आपकी सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से होगा, जो गणतंत्र के सिद्धांतों को क्या करता है, आपका दर्शाता है। अब देखना यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से आप नोट करना कि निर्वाचन मंडल में हमेशा कौन शामिल होते हैं, तो निर्वाचन मंडल के अंदर हमेशा हमारे जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही क्या होते हैं, आपके शामिल होते हैं। ठीक है ना, निर्वाचित सदस्य ही हमेशा क्या होंगे, आपके शामिल होते हैं, न कि आपके मनोनीत सदस्य। ठीक है, तो चाहे आप बात करोगे विधानसभा की या फिर आप बात करते लोकसभा या राज्यसभा की, तो वहां पर देखो जितने भी ना मनोनीत आपके सदस्य होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका नॉमिनेटेड मेंबर बोलते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर कभी भी क्या करते हैं, आपके राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं देते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किनको होता है, जो हमारे कैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमें अच्छे से क्या करना है, समझना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किनको होता है, तो जो चाहे आपके संसद के दोनों सदनों के सदस्य हो जाएंगे तो वो कैसे होंगे, आपके निर्वाचित होंगे, मनोनीत नहीं होंगे। और अगर विधानसभा सदस्यों की बात करोगे तो विधानसभा सदस्यों में भी आपके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही क्या करेंगे, आपका राष्ट्रपति के चुनाव में आपके मत देंगे, ना कि आपके मनोनीत सदस्य मत देते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलो आगे हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें बोला गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता दोनों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यानी कि जब हम बात करते हैं अपने भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान के ऐसे न कौन से प्रावधान है जिसके अंदर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता दोनों का आपका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। क्या हमारे वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होंगे,
क्या हमारे वो मौलिक अधिकार होंगे, या फिर हमारे वो प्रस्तावना होंगे, या फिर हम लोग बात करेंगे अपने मौलिक कर्तव्य के बारे में। ठीक है, तो ये चीजें हमें आपको बतानी है आंसर में। अब देखो यहाँ पर हम लोग कुछ बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो ये हमारे संविधान के भाग 4 में आपके आते हैं ना। मौलिक अधिकार की हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे संविधान के भाग 3 में आते हैं, और मौलिक कर्तव्यों की हम लोग बात करें तो ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 क में आते हैं। ठीक है, इतना चीजें आपको याद रखना है। अब देखो जब बात करेंगे हम लोग आपके व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता के बारे में, कि इसमें जो प्रावधान आपको देखने को मिलता है, इसका प्रावधान आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है प्रस्तावना में आपको इसका प्रावधान देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो बोला गया आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों को रेखांकित करती है। यह व्यक्तिगत गरिमा बनाए रखते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देते हुए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संरक्षण के महत्व पर जोर देती है। ये मानवाधिकारों के सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों पहलुओं का भी क्या करती है, हमारा प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट एंड आज के लास्ट क्वेश्चन पे। देखो जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इसमें देखो जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखो बोला गया आपका कि हमें ना निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कुल 3 हमें यहाँ पर क्या दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं। देखो पहले हम लोग कथन की बात करेंगे, तो पहला कथन आपका बोला गया है, एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जिसका राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, निर्वाचित होता है। आगे हम लोग बात करेंगे राजनीतिक संप्रभुता किसी एक संस्था या कार्यालय में नहीं बल्कि जनता में निहित होनी चाहिए। और तीसरी हम लोग बात करते हैं किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति तथा सभी पद समाप्त नागरिकों के लिए खुले रहेंगे। ठीक है, तो ये 3 हमारे कथन दिए गए हैं। इन तीनों जब हम कथनों की बात करेंगे तो आपको देखो बताना क्या है, तो इन तीनों कथनों में हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन भारत गणराज्य वाक्यांश के लिए क्या है आपका उचित को निहितार्थ आपका दर्शाता है। तो क्या आपका पहला दूसरा हो जाएगा, दूसरा तीसरा होगा आपका, या फिर पहला तीसरा, या फिर आपका पहला दूसरा और तीसरा, ये तीनों होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अपने समझते हैं कि आंसर हमारा ना इसका क्या होने वाला है। ठीक है, एक बार ना आप इसका क्या करोगे ना, आंसर मुझे क्या करोगे ना, लिख करके जल्दी से बताओगे कि ना इस क्या होने वाला है। आप मुझे क्या करोगे, मैसेज में लिख करके। इसके देखो ना आंसर की हम लोग बात करेंगे। देखो एक्सप्लेनेशन पे जब हम लोग आते हैं इसके, देखो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखो इसमें जो सभी कथन आपके हो जाएंगे ना वो सही हो जाएंगे। और देखो सभी कथन सही होने का देखो सिंपल सा मतलब क्या है, तो हमने पहले भी देखा है कि आपका कि जब आप ना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात करते हो जिसका राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है आपका, तो सीधे तौर पर आपके जनता द्वारा या फिर जनता के प्रतिनिधि द्वारा आपके क्या होते हैं, चुने जाते हैं, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से आपके चुने जा सकते हैं। और जहां तक हम ना बात करेंगे राजनीतिक संप्रभुता की, तो किसी एक संस्था या कार्यालय में नहीं है बल्कि ये जनता में क्या होती है, आपकी निहित होती है। और तीसरी हम लोग बात करेंगे कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति तथा सभी पद समस्त नागरिकों के लिए क्या रहेंगे, आपके खुले रहेंगे। ये तीनों ही क्या हो जाएंगे आपकी, ये तीनों ही कथन हमारे सही है। भारत ने भारतीय संविधान को अपनाने के साथ ही स्वयं को क्या बनाया है, आपका एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्य क्या करता है, घोषित किया है। अब देखो यहाँ पर जैसे कुछ पॉइंट को हम लोग बात करें जिससे हमें ना गणतंत्र शब्द का ना मतलब पता चलेगा। देखो पहला तो आपका यही हो जाएगा कि राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है आपका। अब वो निर्वाचित आपका प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है या फिर आपका वो अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है। दूसरी हम लोग बात करेंगे तो जनता द्वारा और जनता के लिए चुनी गई सरकार
क्या होती है आपकी, यानी कि जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है और जनता के लिए ही सरकार आपकी चुनी जाती है। यानी कि सिंपली आप सीधे तौर पर यही बोलोगे कि जो राजनीतिक संप्रभुता होती है वो जनता में ही क्या होती है, आपकी निहित होती है। और अंतिम हम ना बात करते हैं, देखो सभी पद की हम लोग बात करेंगे, चाहे उसके अंदर आपका राष्ट्रपति का पद भी क्यों ना शामिल हो, तो भारत के सभी नागरिकों के लिए वो खुले रहते हैं, ठीक है। और किसी को भी सार्वजनिक पदों पर वंशानुगत विशेषाधिकार या फिर विशिष्ट अधिकार आपका नहीं होता है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था प्रस्तावना का, वो टॉपिक हमारा कंप्लीटली क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब देखो जब ना हमने प्रस्तावना का थ्योरी पढ़ा था, तो कुछ ना एक दो पॉइंट हमारे रहे थे जो कि हमारे छूट गए थे, जिसको हमने अपने ना क्वेश्चन में क्या किया, काफी अच्छे से डिस्कस किया था। जैसे कि हमारे है ना प्रस्तावना संविधान का एक भाग के रूप में हम लोग ने, हमारा जो टॉपिक छोटा सा रह गया था पॉइंट उसके अंदर में, और जो दूसरा उसमें हमारा एक पॉइंट रह गया था ना कि प्रस्तावना में संशोधन। ये दो छोटे छोटे आपके सब टॉपिक्स हैं जो कि हमारे छूट गए थे। तो हालांकि उन टॉपिक्स को हमने यहाँ पर काफी अच्छे से क्या किया, अपने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है, आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे। लेकिन फिर भी ना उन टॉपिक्स का मैं आपको क्या करता हूँ ना, पीडीएफ अभी जस्ट मैं आपको क्या करता हूँ, शो कर देता हूँ, ताकि आपको क्या हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो आप क्लास में रहेंगे अभी 1 मिनट। देखो जैसे कि ना हम लोग यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे कुछ टॉपिक्स थे प्रस्तावना के ना, दो टॉपिक हमारे रह गए थे। हालांकि इसको हमने अपने क्लास में अभी डिस्कस कर लिया काफी अच्छे से अपने प्रीवियस 2 क्लासेस में, जिसमें हमने एक बात की थी कि संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना, और एक जो हमारा इसके अंदर टॉपिक था जिसको हमने बात की थी आपकी, कि प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। तो इन दोनों टॉपिक हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आपको यहाँ पर ना मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। हालांकि इसको हम लोग अभी, क्योंकि हमारे पास ना थोड़ा सा टाइम है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको और रिवाइज कर देते हैं इस टॉपिक को, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर ना हो। देखो संविधान के भाग के रूप में जब हम लोग प्रस्तावना की बात करते हैं, देखो बोला गया आपका कि प्रस्तावना को लेकर के ना हमेशा एक विवाद रहा कि यह संविधान का भाग है या फिर भाग आपका नहीं है। तो उसी संदर्भ में हमने एक बात कही थी आपसे कि जो बेरूबाड़ी संघ मामला होता है आपका 1960 के अंदर में, तो जो बेरूबाड़ी संघ मामला हमें 1960 में देखने को मिलता है, तो वहां पर जो हमारी ना उच्चतम न्यायालय, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के आपके अनेक अर्थ निकलते हैं और इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में आपका शामिल किया गया है। और प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकार करने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सिंपली एक कथन दिया आपका कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन इसके बाद फिर हमें एक मामला देखने को मिलता है, और वो मामला होता है हमारा केशवानंद भारती मामला। और केशवानंद भारती मामला हमें देखने को मिलता है वर्ष 1973 में। जब वर्ष 1973 में हमारा क्या आता है, केशवानंद भारती मामला आता है, इसमें हमारे जो उच्चतम न्यायालय है, इसने अपनी पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का हमारा भाग है। यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करें, एक और मामला हमें देखने को मिलता है वर्ष 1995 के अंदर में, जो कि मामला होता है हमारा LIC ऑफ इंडिया मामला। जो 1995 में पुनः इस बात को उच्चतम न्यायालय हमारी क्या कर व्यवस्था करती है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का एक आंतरिक हिस्सा है। यानी कि आप सिंपली यहाँ पर आप समझ पाओगे कि संविधान के अन्य भागों की तरह संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु तब जबकि अन्य भाग पहले से ही आपके बनाए जा चुके थे, प्रस्तावना को अंत में क्या किया गया, आपका शामिल किया गया। शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे सभा द्वारा आपका स्वीकार किया गया। और जब प्रस्तावना पर ना बात आती है आपकी मत की, तो प्रस्तावना पर ना हम लोग बात करते हैं आपके मतों की। तो जो प्रस्तावना का जो मत हमें देखने को मिलता है, जब प्रस्तावना पर आपकी मत की जाए, तो मत व्यक्त किए जाने वाले
व्यक्त किए जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा आपका कि प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, और इस प्रस्ताव को तब आपका स्वीकार कर लिया गया। लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनकों के मत से क्या करता है, साम्यता रखता है। अब देखो, दो उल्लेखनीय तथ्य हमारे देखने को मिलते हैं। जो पहला तथ्य हमें देखने को मिलता है, इसमें देखो ये बताया गया आपका कि प्रस्तावना जो हमारी है, न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। और अंतिम हम लोग बात करेंगे इसमें दूसरे पॉइंट की, जिसमें देखो बोला गया आपका, यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा। एक लास्ट देखो हम लोग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। तो प्रस्तावना में हम लोग बात करेंगे संशोधन की संभावनाओं को, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ना आप मुझे पर मैसेज करके बताओगे कि आपके कुछ डाउट है या फिर कुछ क्वेश्चन, मुझे क्या करोगे जल्दी से बताओगे कि आपके कुछ डाउट है या फिर आपके कुछ क्वेश्चन है। तो चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है। देखो आगे हम लोग बात करते हैं ना, तो अपने अंतिम और अगले टॉपिक की देखो, जिसमें बोला गया आपका प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। अब देखो, अब जब तक क्या किया जाएगा ना, जैसे कि हमने देखा कि 1960 में जो हमारा बेरोबारी मामला होता है, उसमें देखो बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो जब तक कोई संविधान का हिस्सा नहीं होगा, आप उसमें क्या कर पाओगे, संशोधन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब जबकि संविधान का वो भाग होगा तभी आप उसमें क्या करोगे, संशोधन कर पाओगे। तो यहाँ पर पॉइंट आता है, जैसे हम लोग किसी भी संविधान में आपका ना संशोधन करते हैं, तो किसके तहत आपका किया जाता है, तो संविधान में जो आपका संशोधन किया जाता है वो आपका अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है ना। जब हम लोग बात करते हैं अपने संविधान में संशोधन की, तो संविधान के अंदर जो आपका संशोधन किया जाता है वो आपका अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बना आपका कि क्या प्रस्तावना में संविधान की जो धारा, आपके जो संविधान का आपका अनुच्छेद है 368, उसके तहत हम लोग संशोधन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो यह देखो, प्रश्न पहली बार कब आया आपका, तो यह क्वेश्चन आपका सबसे पहली बार आता है केशवानंद भारती मामले में उठा। ठीक है, यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। अब यहाँ पर जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने कहा आपका कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित है को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी कि देखो, जो मूल ढांचा है, सिंपल याद रखना, देखो संविधान में संशोधन आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो संविधान का आपका क्या है ना, मूल ढांचा है, तो संविधान के मूल ढांचे में आप किसी भी तरीके से क्या करते हो, कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर एक पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि जो उच्चतम न्यायालय हमारी है, तो उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना क्या हमारा संविधान का भाग है, और न्यायालय ने अपना यह मत बेरुबारी संघ 1960 के तहत दिया और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट थोड़ा याद रखेंगे। देखो, बशर्ते क्या बोला, मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। दूसरे शब्दों में सिंपल एक बात याद रखोगे कि न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत आपका संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आपका है जिसको आपको याद रखने हैं। हालांकि इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, इसके बाद हम लोग अपना समझेंगे आपका कि अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत आपका संशोधित किया गया है, जिसके जरिए हमने क्या किया, आपके 3 नए शब्दों को जोड़ा गया आपका, जिसमें आपका एक शब्द होता है आपका समाजवादी का,
दूसरे हम लोग शब्द की बात करेंगे तो हमारा धर्मनिरपेक्ष है, और तीसरे हम लोग शब्द की बात करेंगे तो आपका अखंडता है। और ये जो संशोधन आपका किया गया, इस संशोधन को आपका कैसा बताया गया, तो इस संशोधन को आपका वैध बताया गया, यानी कि आपका कैसा संशोधन था, आपका अमेंडमेंट आपका था, तो लीगल अमेंडमेंट इसको क्या किया गया, आपका बताया गया। और एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि 42वां संविधान संशोधन, जिसमें ना बहुत सारे अलग अलग प्रावधान आपके जोड़े गए। तो जो 42वां संविधान संशोधन आपका किया गया था, ये पूरा का पूरा जो संशोधन आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन पूरा का पूरा आपकी किस समिति के सिफारिश पर किया गया था, तो वो आपको अच्छे से याद रखना है। वो समिति थी आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, है ना। कौन सी समिति होगी आपकी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति होती है आपकी। इसी समिति की सिफारिश पर पूरा आपका 42वां संविधान संशोधन किया गया था आपका वर्ष 1976 में, जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। इस 42वें संविधान संशोधन को हम लोग आपके लघु संविधान, है ना, क्या नाम दिया हमने इसको, है इसको हमने नाम दिया है आपका लघु संविधान, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अंग्रेजी में हम इसको नाम देते हैं आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतनी चीजें आपको क्या रखनी है, तो बिल्कुल अच्छे से आपको ना याद रखनी है, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये जो टॉपिक है, यहाँ पर टॉपिक हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपके कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप एक बार क्या करोगे, जल्दी से पूछोगे और बताओगे, क्योंकि हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग अपने एक बिल्कुल न्यू टॉपिक को क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ तक के टॉपिक आपको सभी को अच्छे से क्लियर है तो बताएंगे, और अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो भी बताएंगे, ठीक है। चलो, तो कोई डाउट नहीं यहाँ तक आपको है, ठीक है। तो इस क्लास में अपने यहाँ पर एंड करेंगे, और अगली जो हमारी क्लास होगी जो कि आपकी मंडे को होगी, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपने एक न्यू टॉपिक को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एज पर दी सिलेबस। जो हमारा इसके बाद का जो टॉपिक होगा सिलेबस का, उस टॉपिक हम लोग अपने क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ तक की चीजों को जो हमने पढ़ी है, आप उसको एक बार क्या करोगे, काफी अच्छे से रिवाइज करोगे, और उस दौरान अगर आपके कुछ डाउट होते हैं, कुछ क्वेरीज होते हैं, तो आप एक बार मुझे बताओगे, ठीक है। चलो, तो फिर किसी को कुछ डाउट नहीं है, कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो ठीक है, आज के इस क्लास यहीं पर हम लोग अपने एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।